हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली आज भी केंद्र में आता है। भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, लेकिन प्राचीन समय से भी दिल्ली को जो पॉलिटिक्स होती थी उसका केंद्र माना जाता रहा है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, द दिल्ली सुल्तनत, दिल्ली सल्तनत। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलते हैं और मिलते रहेंगे इजी ट्रांसलेशन और उसके साथ ही में उस चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का ट्रांसलेशन। दिल्ली हैज़ बिन सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिंस एंशिएंट टाइम। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली प्राचीन काल से ही भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। Delhi was an important center of trade and commerce during the reign of Tomar and Chauhan Rajput in the 12th century. 12वीं शताब्दी में तोमर और चौहान राजपूतों के शासनकाल में दिल्ली व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। द दिल्ली सुल्तनत वॉज इस्टेब्लिश इन द अर्ली 13th सेंचुरी। जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई थी। द रूलर who ruled over the vast area of North India between 1206 AD and 1526 AD are known as Sultan, and their region is known as Delhi Sultanate। 1206 एडी और 1556 एडी के बीच उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर शासन करने वाले शासकों को किस नाम से जाना जाता है? सुल्तान के नाम से। और उनके शासन को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे जो शासन करते थे उन्हें सुल्तान के नाम से जाना जाता है, और उस समय जो दिल्ली सल्तनत था उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दीज रूलर्स वर ओरिजिनली ऑफ तुर्किश एंड अफगान ऑरिजिन। ड्यूरिंग दीज 325 ईयर्स टोटल 5 डायनेस्टीज केम टू पावर इन दिल्ली सुल्तनत। ये जो सुल्तान थे ये रियल में कहाँ से थे? तुर्कीस और अफ़गान से थे, और इन्होंने लगभग 325 सालों तक शासन किया, इंक्लूडिंग द स्लेव डायनेस्टी। इसके अंदर स्लेव डायनेस्टी को भी इंक्लूड किया जाता है। द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। Along with Delhi Sultanate, we will also study about Vijayanagar and Bahmani Empire in this lesson। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो दी सुल्तान है ये शासक मूल रूप से तुर्की और अफगानिस्तान के मूल से थे, मतलब वहाँ के ही थे। इन 325 वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश सत्ता में आए, जिनमें गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश शामिल थे। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हम इस पाठ में विजयनगर और बहमनी राज साम्राज्य के बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लेट्स गो अहेड। रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तनत, दिल्ली सल्तनत के शासक। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के शासक के बारे में। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का मतलब होता है कि गुलाब वंश। ये कौन से साल से लेके कौन से साल तक था? तो देखिए यहाँ पे 1206 एडी टू 1290 एडी। इन 1192 एडी in the second battle of Tarai, Shahabuddin Gauri won a decisive victory over the Prithviraj Chauhan and laid the foundation of Delhi Sultanate 1206 AD. After the death of Muhammad Ghori, his slave Qutbuddin Aibak became the first Sultanate of Delhi Sultanate। इसमें यह बताया गया है कि 1192 में जो तराई का दूसरा युद्ध हुआ था, शहाबुद्दीन गौरी उसमें जीत गया था। किसके अगेंस्ट जीता था? पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और इनके मरने के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उसके बाद ही स्लेव, उनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बिकेम द फर्स्ट सुल्तनेट ऑफ दिल्ली सुल्तनेट। वो सबसे पहला सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का। ड्यूरिंग हिज रीजन
of only 5 years he tried to retain the Sultanate power. He fell from the horseback while playing polo and died in 1210 AD. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो कि घोड़े से गिर के हॉकी खेलता हुआ जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग हिज रीजन। ये बात हो रही कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हिज रीजन ओनली 5 ईयर ही ट्राई टू रिटेन द सुल्तान पावर। जब वो सुल्तान के पावर में रहा, ही फेल फ्रॉम, वो घोड़े से गिर गया जब वो हॉकी खेल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर हिज डेथ ही स्लेव एज वेल एज हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश केम टू द पावर। फिर उनके बाद में उनका सन इन लॉ जो है इल्तुतमिश वो पावर में आया। ही स्टैब्लिश चहलगानी चारन a force of 40 Turkish noble to make Sultanate supreme. He shifted the capital from Lahore to Delhi. उन्होंने जो ये इल्तुतमिश है, इन्होंने चहलगानी की स्थापना की। इसके अंदर 40 तुर्किश रखे गए और इससे क्या हुआ कि जो सुल्तानेट पावर थी, सल्तनत थी, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। ही शिफ्टेड द कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट करी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रू फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो है उन्होंने वास्तव में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। इल्तुतमिश डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ his son deserving the position of the sultan, so he declared his capital daughter Razia Sultan as his successors. फिर इल्तुतमिश को ऐसा लगा कि कोई भी उसका सन इस सल्तनत पे बैठने के लायक नहीं है, इस वजह से उसने अपनी बेटी को इस गद्दी पर बिठाया, दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में हिज डॉटर रजिया असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर टू असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी। मीनहाज a historian of that time also admitted the Razia was more capable to become sultan as compared to her brother. उस समय की बात है कि उस समय एक इतिहासकार मिनहाज सिराज ने भी स्वीकार किया है कि रजिया अपने भाइयों की तुलना में सुल्तान बनने में अधिक सक्षम थी। Yet it was difficult to gain recognition as a woman ruler. फिर भी एक महिला शासक के रूप में इसे स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उस टाइम। Even the courtiers were not willing to accept her as an independent ruler. Her ruler came to an end because of greed for power of the noble and the ongoing revolution. यहाँ तक कि दरबारी जो थे वहाँ के, वे भी उसे एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। रईसों की सत्ता के लालच और चल रहे विद्रोह के कारण उसका शासन समाप्त हो गया। The state was in turmoil for 6 years after her death. और जब रजिया सुल्तान की डेथ हो गई, आफ्टर हर डेथ, उनका जो स्टेट था, उनका जो राज्य था, उसमें 6 साल तक उथल पुथल मची रही। The noble enthroned Iltutmish's son Nasiruddin on the throne of Delhi. He ruled for 21 years. After his death, Ghiyasuddin Balban came to the throne. He destroyed the Chahalgani force and overthrew the grip of the noble from the regime. He strengthened the king's position. Balban was a patron of literature and art. After his reign of 22 years, within short time, the Khilji dynasty was established in Delhi Sultanate. अब इसमें बताया गया है कि रईसों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन को, जब वो रजिया सुल्तान मर गई तो उनका जो भाई था, रजिया सुल्तान का भाई नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। उन्होंने
21 ईयर तक वहाँ पे शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। उसने गयासुद्दीन बलबन ने फिर क्या किया, जो चहलगानी इल्तुतमिश ने बनाई थी उस सेना को नष्ट कर दिया। शासन से रईसों की पकड़ को भी उखाड़ फेंका। किसने? बलबन ने। क्योंकि रईस क्या करते थे, इधर से उधर शासकों को बदलते रहते थे, तो बलबन ने क्या किया कि उन रईसों को ही वहाँ से उखाड़ फेंका। उसने राजा की स्थिति को मजबूत किया, अपने आप को ही उसने पावर में एकदम फिक्स कर दिया, मजबूत कर दिया। सबसे पावरफुल पर्सन बन गया कौन? राजा। बलबन साहित्य और कला का संरक्षक था। उसके 22 वर्षों के शासन के बाद थोड़े ही समय में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वन की स्थापना हो गई। पहले किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का सबसे पहला सुल्तान बना। उसके बाद में इल्तुतमिश, उसको जो रियल फाउंडर माना जाता था स्लेव डायनेस्टी का। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे कौन आया है? बलबन। बलबन के बाद जो है खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी 1290 AD to 1320 AD। द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूलर जलालुद्दीन। जो खिलजी डायनेस्टी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जलालुद्दीन से हुई थी। आफ्टर 6 ईयर रूल ऑफ जलालुद्दीन, एम्बिशियस सुल्तान अलाउद्दीन केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। फिर जलालुद्दीन के 6 साल बाद में वहाँ पे पावर में सत्ता में कौन आया? जलालुद्दीन। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। फिर जलालुद्दीन ने क्या किया कि अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, एक्सपेंड किया बाय कंकरिंग नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत को जीत करके। गुजरात एंड साउथ इंडिया, गुजरात और साउथ इंडिया मतलब दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, गुजरात को जीतते हुए उसने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया। किसने किया? अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कीपिंग परमानेंट आर्मी इन दिल्ली। फिर उन्होंने एक दिल्ली में परमानेंट मतलब फिक्स आर्मी रखनी चालू कर दी। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ मार्क, दाग, फेस, चेहरा फॉर डिस्टिंक्टिव identification of army, horse and soldiers. He also made administrative reform like price regulation। जो ये अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया था, मार्ग, दाग, जैसे घोड़ों के ऊपर दाग लगाना, जो सोल्जर्स है उनको चेहरा पहचानने के लिए उनको कोई आइडेंटिफिकेशन देना, ये सब किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ही ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाइक प्राइस रेगुलेशन, मार्केट कंट्रोल, होर्डिंग रेगुलेशन। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जमाखोरी, जो लोग जमा करते थे उसके ऊपर भी नियंत्रण किया। और किसके ऊपर नियंत्रण किया? मार्केट, जो वहाँ के जो बाजार थे उसके ऊपर नियंत्रण किया। प्राइस रेगुलेशन, जो वहाँ की कीमतें थी उसके ऊपर नियंत्रण किया। बाजार के ऊपर नियंत्रण किया। होर्डिंग रेगुलेशन, जमाखोरी पर नियंत्रण किया। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट वॉज इन टर्मोइल। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनका जो राज्य था उसमें काफ़ी उथल पुथल मच गई। गियासुद्दीन तुगलक वॉज द वन हु एंडेड द खिलजी डायनेस्टी एंड स्टार्टेड द तुगलक रूल फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद में आया गियासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वह था जिसने खिलजी वंश को समाप्त किया और दिल्ली के सिंहासन से तुगलक शासन की शुरुआत की। फिर नो दिस फेमस पोएट अमीर खुसरो वॉज दिस there during the rule of Alauddin Khilji. He composed famous literacy works like Kirat ul Sadayan, Ashika, Nuh Sipira। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। ये भी प्रश्न काफ़ी बार जो जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कि अमीर खुसरो जो है वो किसके शासन काल में था? तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। और उन्होंने किरात उल सदयान, आशिका, नूह सिपीहर आदि साहित्यिक कृतियों की रचना की। फिर अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी, फिर पढ़ा खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद में आएगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 AD to 1414 AD।
During the Tughlaq dynasty, Muhammad bin Tughlaq was one of the most talented sultan. अब जो तुगलक डायनेस्टी उसमें सबसे जो टैलेंटेड सुल्तान थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक. He implemented some scheme during his rule including relocation of the capital from Delhi to दौलताबाद. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से कहाँ लेके गया, दौलताबाद लेके गया. सिंबॉलिक करेंसी एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द स्कीम फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकली एज वेल एज लैक ऑफ प्लान इम्प्लीमेशन. मतलब काफ़ी सारी स्कीम फेल गई क्योंकि उसके लिए कोई प्लान नहीं था, उसके लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं किया गया था. इसी वजह से उसकी काफ़ी सारी स्कीम जो फेल गई थी. किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की. Hence, these schemes have gone down in history as eccentric scheme. Ibn Battuta, an African traveler, visited India during the time of Muhammad Tughlaq. मोहम्मद तुगलक के समय में यहाँ पे कौन से विजिटर आए थे, इब्न बतूता. मोहम्मद तुगलक was succeeded by the paternal cousin Firoz Shah Tughlaq. After the death of Firoz Shah, Tamerlane invaded Delhi. Because of this attack, the foundation of power were shaken and Tughlaq power became limited. जो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री मोहम्मद तुगलक के समय भारत आए थे. मोहम्मद तुगलक को उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने उत्तराधिकारी बनाया था. फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया. इस हमले के कारण सत्ता की नींव हिल गई और तुगलक शक्ति सीमित हो गई. इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी 1414 AD टू 1451 AD एंड लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526 AD. After the end of Tughlaq dynasty, Khizr Khan established the Sayyid dynasty. After the Sayyid dynasty, Bahlol Lodi established the Lodi dynasty. Bahlol was the first Afghan ruler of the Lodi Sultanate. The last emperor of the Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. He was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526 AD and Sultanate era came to end and मुग़ल रूल स्टार्टेड. अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि वंश के अंत में खिज्र खान के सैयद वंश की स्थापना हुई. सैयद वंश के बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की. बहलोल लोदी सल्तनत का पहला अफगान शासक था. सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी. कौन सी सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का. जो सुल्तान पावर थी उनका. लोधी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी. लोधी वंश का पहला कौन था, बहलोल लोदी, और अंतिम कौन था, इब्राहिम लोदी. फिर 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में बाबर से हार गया. कौन हारा था, इब्राहिम लोदी, और सल्तनत युग का अंत हो गया और मुगल शासन यहाँ से होता है शुरू. फिर हम पढ़ेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, राज्य प्रशासन के बारे में. द दिल्ली सुल्तानेट विच वॉज एस्टैब्लिश इन द 13th century was unique in term of state governance. The Sultan was at the center of the Delhi Sultanate. वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के सेंटर केंद्र में कौन आता था, सुल्तान. सारी पावर किसके हाथ में थी, सुल्तान के हाथ में. द पावर ऑफ सुल्तान वॉज पैरामाउंट. जो सारी पावर जितनी भी थी वो सुल्तान के ही हाथ में थी. ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर, द सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द सुप्रीम जज. वही सुप्रीम जज था, वही सुप्रीम हेड था, वही सुप्रीम कमांडर था. सब कुछ सुल्तान ही था. देयर वॉज अ कैबिनेट टू हेल्प द सुल्तान. और सुल्तान की मदद के लिए कैबिनेट थी. कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ऑफिशियल वर अपॉइंटेड बाय द सुल्तान हिमसेल्फ. और जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट करता था, खुद सुल्तान अपॉइंट करता था. द सुल्तनेट सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, नेमली सेंट्रल, प्रोविजनल एंड लोकल. जो ये सुल्तनेट सिस्टम था वो 3 भागों में बांटा गया था. एक है सेंट्रल, दूसरा है प्रोविजनल और तीसरा है लोकल. फिर अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रल रूल के बारे में. द कैबिनेट वॉज द चीफ आफ्टर द सुल्तान. सुल्तान के बाद में जो वहाँ का चीफ होता था, वो वहाँ कैबिनेट होता था, वो उसे चीफ माना जाता था. द सुल्तान्स
चीफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड द वजीर, सुल्तान के चीफ मिनिस्टर को वजीर के नाम से जाना जाता था। हु वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ की राजनीति का प्रमुख होता था। बिसाइड्स दिस द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ आर्मी, पोस्टल डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। दस मोर और लेस मॉडर्न कैबिनेट लाइक अरेंजमेंट वॉज सीन एट दैट टाइम। सेंट्रल रूल के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रल रूल था उसमें वजीर को ही प्रमुख माना जाता, राजा के बाद में वजीर का नंबर आता था। उनके हाथ में ये सारे डिपार्टमेंट थी, उनकी पावर वजीर के हाथ में होती थी। सेंट्रल रूल, प्रोविजनल रूल, सॉरी, हाँ। इसके अलावा कैबिनेट में सेना, डाक शामिल थे, विभाग, धार्मिक विभाग, विदेशी मामलों के विभाग, खुफिया विभाग। ठीक है, इसमें देखिए द सुल्तान चीफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड वजीर हु वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बिसाइड दिस द कैबिनेट कंसिडर्ड ऑफ आर्मी, कैबिनेट में सेना, क्या क्या मिक्स था इसके अंदर, सेना, पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग, रिलीजियस डिपार्टमेंट, धार्मिक विभाग, फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेशी विभाग, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग। दस मोर और लेस मॉडर्न कैबिनेट लाइक अरेंजमेंट वॉज सीन एट दिस टाइम। इस प्रकार अधिक या उस समय कम आधुनिक कैबिनेट जैसी व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है कि जो कैबिनेट व्यवस्था है वो किसके शासनकाल में देखी जाती है, तो वो सुल्तान पीरियड में देखी जाती है। फिर है प्रोविजनल रूल। ड्यूरिंग द सुल्तानेट द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू जागीर विच वर कॉल्ड इक्ताज। सल्तनत के दौरान प्रांत जागीरों में विभाजित था जिन्हें इक्ता कहा जाता था। द हेड ऑफ इक्ता वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। जो इक्ता के हेड होते थे, मुखिया होते थे, उन्हें इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। हु वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ऑफ द प्रोविंस। वो जो प्रोविंस है, प्रांत है, वहाँ के जो न्याय के प्रमुख माने जाते थे। हिज जॉब वॉज टू प्रोवाइड आर्मी टू द सुल्तान whenever needed and to collect the land revenue. However, in the time of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, the central army was given importance and control over Iqtidar was established. उसका काम था, किसका काम था, मुक्ति और इक़्तिदार का, कि सुल्तान को ज़रूरत पड़ने पर सेना मुहैया कराना, भू राजस्व मतलब जो लैंड है वो लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करना। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में केंद्रीय सेना को महत्व दिया गया था और इक़्तिदार पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। फिर हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। द यूनिट आफ्टर द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कॉल्ड सिख and parganas respectively. The village administration was headed by the mukhi or mukaddam and the clerk and patwari helped him. फिर जब स्थानीय सरकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो इसमें कहा गया है प्रांत के बाद की इकाई को जिले में विभाजित किया गया था और तालुका को क्रमशः शिक और परगना कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का नेतृत्व मुखी या मुकदम करता था और क्लर्क और पटवारी ने उसकी मदद की। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं हम फोर्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन के बारे में। दिल्ली सल्तनत में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तनत मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडो इस्माइलिक स्टाइल आर्किटेक्चर इन इंडिया। ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ द आर्किटेक्चर लाइक फोर्ट, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स, हाउसेस, गार्डन, गेट्स, माइंट्रेस एक्सेट्रा वर कंस्ट्रक्टेड। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारत के में इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला के निर्माण की शुरुआत की। किसने की थी? दिल्ली सल्तनत के समय में। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किस किस की क्या क्या बनाया गया था, किस किस का कंस्ट्रक्शन किया गया था, देखिए कि फोर्ट, किले, मॉस्क्यूज, मस्जिद, टॉम, मकबरे, घर, उद्यान, द्वार, मीनार आदि जैसे वास्तुकला के महत्वपूर्ण कार्यों का निर्माण किया गया था। A mosque named Quwwat ul Islam was built in Delhi during the time of कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद बनाई गई थी। कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे। Another important building built during
कुतुबुद्दीन ऐबक रीजन वाज कुतुब मीनार, और उस समय कुतुब मीनार भी बनाई गई। ओनली 1 फ्लोर ऑफ इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रीजन, इसके समय में सिर्फ एक ही फ्लोर बनाई गई थी। इल्तुतमिश कंप्लीटेड रेस्ट ऑफ द वर्क आफ्टर हिज डेथ, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था। इट वाज रिनोवेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोदी। अनदर बिल्डिंग, ये इसको रिनोवेट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने। किसको? कुतुब मीनार को। अनदर बिल्डिंग, इसके अलावा जो दूसरी बिल्डिंग्स है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुबुद्दीन ने बनाई थी, वाज अ मॉस्क कॉल्ड ढाई दिन का झोपड़ा, विच इज़ द लोकेटेड इन अजमेर। द कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश इंक्लूड हज ए शामी ईदगाह, जामा मस्जिद। मेजर कंस्ट्रक्शन वर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इंक्लूडेड। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने समय में जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन सा? अलाई दरवाज़ा, शीरी फोर्ट एंड अ टाउन नेम सीरी एंड हौज़े खाश। फिर तुगलकाबाद, जो शहर है तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, हिसार, जानपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद एक्सेट्रा टाउन वर सेटल ड्यूरिंग द तुगलक रूल। तुगलक रूल के समय में ये वाले शहर स्थापित हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी फोर्ट, मॉस्क्यूज, लेक, पैलेसेस, बाथ, टॉम, ब्रिज, inns, garden, etc. were built in Delhi. Tomb and mosque were built during the Sayyid and the Lodi dynasty. Bande Khan domes, Bade Gumbaj, Moths Mosque and Shahabuddin tomb were the major one among them. ये जो बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर देखिए तुगलक शासनकाल में फतेहाबाद ये जो नगर सारे स्थापित किए गए, इसी के समय में इस अवधि के दौरान दिल्ली में कई किले, मस्जिद, झील, महल, स्नानागार, मकबरे, पुल, सराय, उद्यान आदि बनाए गए। सैयद और लोधी राजवंश के दौरान कब्रों और मस्जिदों का निर्माण किया गया था। सैयद और लोधी वंश के दौरान किस किस का निर्माण किया गया था? कब्रों और मस्जिदों का। बंदे खान का गुंबज और बड़ा गुंबज, मोट की मस्जिद और शिहाबुद्दीन का मकबरा उसमें से प्रमुख है। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर, द प्रोसेस ऑफ disintegration of the Delhi Sultanate began during the time of the weak Sultan of the Tughlaq dynasty. This process escalated during the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. The situation was further deteriorated by the Timur invasion. Due to all these conditions, many North and South Indian states became independent, including Vijayanagar, Bahmani, Malwa, Mewar, Bengal, Janpur, etc. Let's get some information about Vijayanagar and बहमनी। देखिए इसमें ये बताया गया कि जब तुगलक वंश के कमज़ोर सुल्तानों के समय दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई, सैयद वंश और लोधी वंश के दौरान इस प्रक्रिया में तेजी आई। तुगलक वंश के समय शुरू हुआ और सैयद वंश और लोधी वंश के समय में ये प्रक्रिया तेज हो गई। तैमूर के आक्रमण से स्थिति और भी बिगड़ गई। इन सभी परिस्थितियों के कारण विजयनगर, बहमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर आदि सहित कई उत्तर और दक्षिणी भारतीय राज्य स्वतंत्र हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर और बहमनी के बारे में। देखिए, टू ब्रदर नेम्ड हरिहर राय एंड बुक्का राय लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा, मेकिंग द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम। अब ये जो दो भाइयों के नाम बताए गए, हरिहर राय और बुक्का राय नाम के दो भाई ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, जिससे यह उनके राज्य की राजधानी बन गया। द टाउन वॉज इनिशियली नोन एज विद्यानगर आफ्टर हिज गुरु स्वामी विद्यारण्य। लेटर ऑन इट वॉज कॉल्ड विजयनगर ड्यू टू मिलिट्री सक्सेस of their emperor. Harihar Rai and Bukka Rai were the king of the संगम डायनेस्टी। अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि उनके गुरु थे विद्यारण्य के नाम पर इस शहर को फिर से विद्यानगर के नाम से जाना जाता था। बाद में सम्राटों की सैन्य सफलता के कारण इसे विजयनगर कहा गया, क्योंकि उस नगर पे उन लोगों ने हमेशा विजय ही प्राप्त की, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्या, विजयनगर। हरिहर राय और बुक्का राय संगम के राजा थे। कहाँ के राजा थे? संगम डायनेस्टी के
राजा थे। विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द संगम डायनेस्टी। यहाँ पे संगम डायनेस्टी का रूल था, शासन था विजयनगर एम्पायर पर। फिर सेलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अराविदु डायनेस्टी, हरिहर राय प्रथम एंड Bukka Rai made an important contribution in turning a small kingdom into an empire. Rule of Saluva dynasty lasted for 20 years. Then the Aluva dynasty was established here. विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश का शासन था। सलुवा वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश। हरिहर राय फर्स्ट प्रथम और बुक्का राय ने एक छोटे से साम्राज्य को एक साम्राज्य में जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सालुवा वंश का शासन लगभग 20 वर्षों तक चला और फिर तुलु वंश की स्थापना हुई। पहले कौन सा था वहाँ पे? सालुवा वंश। उसके बाद में कौन सा वंश आया? तुलु वंश। फिर देखिए, ग्रेट रूलर लाइक कृष्णदेव राय वॉज बॉर्न इन द तुलुवा डायनेस्टी। कृष्ण राय कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कौन से वंश से बिलोंग करते थे? तुलुवा वंश से। हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? वो विजयनगर एम्पायर के बेस्ट शासक थे। नॉट ओनली दिस, ही इवन गॉट द ऑनर ऑफ बीइंग अ ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के एक श्रेष्ठ शासक की उपाधि भी धारण की थी। ही वॉन मैनी बैटल ड्यूरिंग हिज रीजन। उन्होंने उनके समय में काफ़ी सारे युद्ध जीते। ऑल्दो कृष्णदेव राय स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन द बैटल फील्ड। उन्होंने लगभग अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय युद्ध के मैदान में ही बिताया है। ही डिड नॉट नेग्लेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन, ही गॉट लैक and canal dug in the state and enriched agriculture. He abolished some unjust taxes and gained the love of the people. ये जो कृष्ण राय के बारे में बात हो रही है, उन्होंने क्या किया था कि अपने राज्य में झीलों और नहरों का निर्माण करवाया था और उन्होंने ऐसे कई सारे टैक्स थे जो बहुत ही अनजस्टिस थे, अन्यायपूर्ण थे, उनको समाप्त कर दिया है। और उनको समाप्त करने के कारण वो क्या हो गए? उनको लोगों का बहुत ही प्यार मिला, लोग उन्हें पसंद करने लगे। He established a town called Nagalpur near Vijayanagar and decorated it with various buildings and temple. Krishnadev Rai was himself a great scholar. He wrote several texts in Sanskrit and Telugu. Due to the spirit of literacy art, he became well known as the Bose of Andhra. कृष्णदेव के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उन्होंने एक नागलपुर नामक शहर की स्थापना की थी जो विजयनगर के पास में था। फिर उन्होंने उसको बहुत बड़ी बड़ी इमारत और मंदिर से उस नगर को, नागलपुर नगर को सजाया। कृष्णदेव राय जो है वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु में कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। साहित्य कला के प्रसार के कारण वे आंध्र के भोज के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब हम बात करेंगे बहमनी किंगडम के बारे में। जाफर खान एस्टैब्लिश्ड द बहमनी किंगडम इन द साउथ ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी। अब जो यहाँ पे हम बहमनी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जाफर खान जो है उसने तुगलक वंश के दौरान दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। दिस किंगडम इन्फ्लेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड अ हाफ। इस राज्य ने लगभग 1.5 सदी तक दक्षिणी भारत की राजनीति को प्रभावित किया। जाफर खान अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह रूल्ड इंडिपेंडेंटली। ही annexed several territories to his state, making गुलमर्ग the capital of new independent state. जाफर खान ने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से स्वतंत्र रूप से शासन किया। उसने कई क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया जिससे गुलमर्ग नए स्वतंत्र राज्य की राजधानी बन गया। ही annexed several territories to, उन्होंने काफ़ी सारी जो राज्य थे उनको अपने राज्य में मिला लिया। मेकिंग अ गुलमर्ग को अपना कैपिटल बनाया। द रीजन ऑफ अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह थर्ड आर सिग्निफिकेंट इन द बहमनी एम्पायर। बहमनी साम्राज्य में अहमद शाह और मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल महत्वपूर्ण है। अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल टू बीदर फ्रॉम गुलमर्ग। फिर अहमद शाह ने क्या किया कि गुलमर्ग से अपनी कैपिटल को कहाँ ले आया? बीदर। एंड बुल्ट सेवरल बिल्डिंग इन बीदर, और वहाँ पे काफ़ी सारी भवनों का निर्माण किया। महमूद गवन वॉज द वजीर ऑफ द महमूद शाह
थर्ड। महमूद गवन जो था वो वजीर था महमूद शाह थर्ड का। ही क्रिएटेड अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहमनी पावर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड। अहमद शाह ने अपने राज स्थानांतरित किया। फिर इसके महमूद गवन मोहम्मद शाह तृतीय का वजीर था, उसने एक सक्षम प्रशासन बनाया। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल के दौरान बहमनी शक्ति मजबूत हुई। कौन सी शक्ति मजबूत हुई? बहमनी शक्ति मजबूत हुई। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह ऑल द पावर द स्टेट पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द वजीर कासिम बारिद एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज रीजन द बहमनी केम टू एंड। अब मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल के दौरान जो बहमनी शक्ति मजबूत हुई थी, उसके बाद महमूद के शासनकाल के दौरान राज्य की सारी शक्ति उसके वजीर कासिम बारिद के हाथों में चली गई और उसने शासनकाल के दौरान बहमनी का अंत हो गया। पूरे साम्राज्य को बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार जैसे 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर और बरार। फिर देखो एंड ऑफ दिल्ली सुल्तनेट रूल। अब यहाँ पे होता है दिल्ली सल्तनत का अंत। दिल्ली सुल्तनेट विच वॉज इस्टेब्लिश इन 1206 AD बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई थी। आफ्टर 320 ईयर्स 320 सालों के बाद में टू एन एंड 1526 AD विद द एंड ऑफ द रूल ऑफ इब्राहिम लोदी। और इसका समाप्त हुआ इब्राहिम लोदी के शासनकाल के साथ में। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो फर्स्ट शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक और जो लास्ट है वो उसका नाम है इब्राहिम लोदी। इन द span of around 325 years, the right powerful and sometimes weak sultan also came to the throne. इस समय में काफ़ी सारे पावरफुल सुल्तान भी और कमजोर सुल्तान भी गद्दी पर बैठे। द मुस्लिम एम्पायर ऑफ दिल्ली saw many ups and down and was ultimately destroyed. शक्तिशाली और कभी कभी कमज़ोर सुल्तान भी शासन पर आसीन हुए। दिल्ली के मुस्लिम साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे और अंततः नष्ट हो गए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और आप इसे अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर सकते हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। तब तक आप ये चैप्टर रीड करिए, इसका ट्रांसलेशन करिए और इसे समझने की कोशिश करिए। ओके, बाय, थैंक यू।